हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारी DSSB PRT की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़। इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ DSSB के जितने भी PRT के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। पर पूरे पेपर को एक साथ डिस्कस ना करके हम एक एक सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले हिंदी के सारे क्वेश्चन एक साथ, इंग्लिश के, फिर रीजनिंग, मैथ्स। इस तरीके से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का कोई थ्योरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा पेपर नहीं देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप लोग पूरा पेपर एक साथ देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो बता दीजिएगा, तो फिर मैं पूरे पेपर को भी एक साथ डिस्कस करवा दूँगी। बट अभी के लिए यही सही लगा कि एक एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अगर रखते हैं ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको ईजी रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट की जिसकी तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर आकर उसी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ से उसी चैप्टर या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैं हिंदी से स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन सभी की हिंदी की क्वेश्चंस की एक पूरी प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी। आप वहाँ से हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की और जो पार्ट बी है उसकी भी इसी तरीके से मैं प्लेलिस्ट एक एक करके बना दूँगी। तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा जो पहला पेपर है वो है 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। इसके हम हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये सारे विराम चिन्ह हैं, इनको भी एक एक करके आप पे समझ लीजिए। ये आपका विवरण चिन्ह है, ये है पूर्ण विराम, ये अर्ध विराम है और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें पूर्ण विराम पूछा गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो इसमें कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है? तो इसमें क्या है हमारा? इसमें हमारा समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? वो ये होता है कि जब भी कोई वाक्य होता है उसमें क्या है कि आपस में जोड़ने का काम करते हैं ये अव्यय। जैसे कि ये ताकि लगा हुआ है, जो हो, क्यों, की, इस तरीके से बीच में जो आते हैं ना शब्द, इनको कहते हैं अव्यय। तो ये वाला हमारा हो जाएगा समुच्चय बोधक, क्योंकि ये क्या है, ये ताकि जो अव्यय है ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, समुच्चय बोधक की यहाँ पे दी गई है पूरी, डिस्कस किया गया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुँच जाए में समुच्चय बोधक अवयव होगा। तो समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? ऐसे अवयव जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक क्या है? शब्द और वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, जैसे कि और, वा, एवं, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, ये सब क्या है? ये सब है समुच्चय बोधक अवयव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करना है। बहिर्मुख, बहिर्मुख का जो संधि विच्छेद है आप जान रहे हैं विसर्ग संधि है यहाँ पे, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही धन मुख। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कुजन और कूजन। तो इसका सही शब्द युग्म क्या होगा? तो कुजन मतलब होता है कुजन मतलब जन, और कुजन तो जन माने अच्छे सज्जन टाइप्स, और कुजन यानी कि दुष्ट लोग, और कूजन माने पक्षियों की चहचहाहट, गूंजते हैं पक्षियों की चहचहाहट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें है, यदि ठंड ज़्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता। जब ठंड बहुत ज़्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। ये है सरल वाक्य। ठीक है ना, इसमें ये इसलिए, तब, तो, ये सब नहीं लगानी। एक सरल भाषा में आपको बताएं तो ये एक सरल वाक्य, केवल एक ही विधि होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कर। भाववाचक संज्ञा देखिए, पुस्तक, वाराणसी, शेर, सत्य। तो इसमें क्या है, जो हमारा सत्य है वो एक भाववाचक संज्ञा है। इसको क्या है, ना तो हम इसको देख पा रहे हैं ना छू जा रहे, सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, इसकी अवस्था है, एक गुण, एक धर्म है। ठीक है ना, सत्य को सिर्फ महसूस, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि सत्य है, लेकिन उसे छू देख तो नहीं सकते ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी।
जिस संज्ञा शब्द में पदार्थ की अवस्था, गुण या दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, मोटापा, मिठास, थकावट, सत्य, क्रोध, ये सब क्या है, ये सब भाव हैं। ये भाववाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही है, मेहनत ही क्या है, तो मेहनत मृत्यु है, बिल्कुल भी नहीं, अभिशाप भी नहीं है। मेहनत परिश्रम है, मेहनत और परिश्रम तो एक ही बात है, मेहनत ही जीवन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, अंधेर खाता होना। तो अंधेर खाता होना मतलब क्या है कि अंधेर का मतलब ही समझ रहे हैं आप, अंधेरा, अंधेर जहाँ पे है, जिसमें प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि अंधेर खाता है इनका, तो ये प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हैं। देख लीजिए, इसका सही अर्थ है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जो 2 या 2 से अधिक उपवाक्य शामिल हों जिसमें, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक आपको उपवाक्य दिखेंगे और इसमें क्या है, आपस में जुड़े होंगे और, एवं, फिर, तो इस तरीके के शब्द अव्ययों से। चलिए देखते हैं। यदि वह झूठी गवाही नहीं देता तब राम जेल से बाहर होता। अगली ये है, झूठी गवाही ना देने के कारण राम जेल से बाहर है। राम जेल में है क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी। एक दूसरे के ऊपर निर्भर 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए होंगे। उसने झूठी गवाही ना दी होती तो राम जेल से बाहर होता। इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उसने झूठी गवाही ना दी होती तो वह जेल से बाहर होता। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ये तो से जोड़ा हुआ है। अगला देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए, मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें क्या है, बीच बीच में देखिए रुक रहा है ना, मोहन घर आया, यहाँ पे थोड़ा रुकना है, थोड़ी देर रुका और फिर यहाँ पे और लगा हुआ है और चला गया। तो मोहन घर आया के बाद हमारा ये लगेगा अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। शीशम, तो शीशम का क्या होता है, शीशम क्या है, नर या मादा होने का बोध हो रहा है। देखिए उसी को क्या बोल रहे हैं, लिंग कहते हैं इस विशेषता को। तो शीशम जो है हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अंकुश, अंकुश लगाना, मतलब अंकुश आप समझ रहे हैं ना। तो इस प्रश्न का सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहते हैं ना किसी पे अंकुश लगा दिया, यानी कि पाबंदी लगाना। अंश, दर्प, हरी ये सब नहीं होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए, यहाँ पे अंश जो है हिस्सा, भाग या खंड को कहते हैं। हरि विष्णु का पर्यायवाची है, ईश्वर, सूर्य इनका है। दर्प जो है घमंड, अहंकार, अभिमान, दंभ, मद इसका है पर्यायवाची, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम निम्नलिखित शब्दों में त्रुटि होने वाले वाक्य की पहचान कीजिए। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। इसमें क्या है, त्रुटि वाले वाक्य की हमें पहचान करनी थी। तो रामा घर को जाती है, ये है एक त्रुटिपूर्ण वाक्य, बाकी ये तीनों हैं एकदम सही। रामा घर को जाती है नहीं होगा, रामा घर जाती है सही उत्तर हुआ इसका। लेकिन ये को जो है यहाँ पे फालतू में लगा हुआ है, इसका कोई कार्य नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पंजे में आना, पंजे में आना मतलब कि बोलते हैं ना, तुम तो मेरे पंजे में आ गए, मतलब वश में आ गए, अधिकार में आ गए। इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिकार में आना या वश में आना। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विलोम शब्द बताना है विमुख का। तो विमुख का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा उन्मुख। उन्मुख और विमुख ये हो जाएंगे एक दूसरे के विलोम। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे गद्यांश दिया गया, ठीक है। इस गद्यांश के आधार पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को देख लेते हैं। गद्यांश से हमारा, जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेलों से शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। इनके बिना जीवन में नीरसता उत्पन्न हो जाती है। खेल कई प्रकार के होते हैं। कुछ खेल खुले वातावरण में खेले जाते हैं तो कई खेल कमरे के अंदर बैठे बैठे भी खेले जाते हैं। लेकिन जो खेल खुले मैदानों में खेले जाते हैं उनसे हमें कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। खुले मैदानों में खेले जाने वाले इन खेलों से मन को प्रोत्साहन और शरीर को स्फूर्ति मिलती है। चलिए आगे। हॉकी बहुत ही पुराना खेल है जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में प्रसिद्ध है। ओलंपिक में सर्वप्रथम यह खेल सन 1908 में खेला गया था।
कब खेला गया था? केवल 1908 में। भारत में हॉकी बहुत ही लोकप्रिय है और हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत सर्वप्रथम सन 1928 में ओलंपिक में पहुंचा था और सन 1928 से 1956 तक हॉकी के खेल में भारत ने हर ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इस समय को हॉकी के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। हॉकी के इतिहास का स्वर्ण काल 1928 से 1956। इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया कि यह हमारा राष्ट्रीय खेल बन गया। भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में काफ़ी नाम कमाया। चलिए आगे देखते हैं। इनमें 2 टीम होती हैं और हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को खेलने के लिए हमें एक हॉकी स्टिक और एक गेंद की ज़रूरत होती है। इस खेल में मैदान का आकार 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है। दोनों टीमों के लिए इस मैदान को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यह कुल 60 मिनट तक खेला जाता है। कितने मिनट का खेल है? 60 मिनट का। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी कैसा खेल है? भीड़ में खेले जाने वाला, खुले मैदान में या कमरे में खेला जाने वाला या बर्फ के? तो ये है खुले मैदान में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वो खुले मैदान में खेलने वाला है खेल। अगला है, भारत में ओलंपिक में हॉकी खेल से लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने जीते थे? 6 स्वर्ण पदक लगातार 1928 से 1956 तक। ये स्वर्ण काल था हॉकी का। उपर्युक्त अपठित गद्यांश के लिए शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो शीर्षक होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में हॉकी। अब क्योंकि भारत की क्या है, एक हॉकी खेल की बात चल रही है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सोना। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, ओलंपिक में सर्वप्रथम हॉकी खेल किस वर्ष में खेला गया था? तो ओलंपिक में जो खेला गया था वो सन 1908 में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1908 में सर्वप्रथम यह खेला गया खेल। तो यहाँ से क्या है कि सेक्शन बी शुरू हो रहा है हमारा। तो ये थे हिंदी के सभी क्वेश्चंस जो कि 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। तो इसी तरीके से अब आगे की शिफ्ट्स के भी और अलग अलग डेट्स के अलग अलग ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे हिंदी के आपको एक साथ एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसी तरह ना सिर्फ हिंदी बल्कि हिंदी के साथ साथ बाकी के सब्जेक्ट्स भी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और सेक्शन बी, वो सारे भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्लेलिस्ट बना के प्रोवाइड कराने की। बाकी फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं एक एक चैप्टर वाइज करवाऊँ या फिर एक एक सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डालूँ या फिर पूरा पेपर एक साथ डालूँ, या आप पूरा सेक्शन ए एक साथ देखना चाहते हैं, पार्ट ए या पार्ट बी एक साथ देखना, जैसे भी आप लोग देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ़िलहाल मैंने अपने हिसाब से हिंदी के सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं और इसी तरीके से हिंदी के बाकी क्वेश्चंस भी डेली आपको मिलते रहेंगे और एक एक करके दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी मैं आऊँगी, उनके भी आपको अलग से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो मैं अभी तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन आपका भी जो मुझे सजेशन हो सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए इसी तरीके से और अगली वीडियो का वेट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।